आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं कि कैसे संघ लोक सेवा आयोग का उद्भव होता है या इस आयोग की स्थापना किस रूप में हुई है। तो देखो, सबसे पहले जो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है 1919 के अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इस अधिनियम में एक ली कमीशन के गठन की गई थी, ली आयोग, और इसी ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। ये इसकी संरचना थी उस समय। और जो उस समय अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सर रोज बारकर। सर रोज बारकर उसके अध्यक्ष थे और 4 सदस्य थे। फिर इसके बाद 1935 का अधिनियम आता है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम में इस लोक सेवा आयोग के स्थान पर एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात की गई 1935 के अधिनियम के तहत। और 1937 में यह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होती है। फिर स्वतंत्रता का यही सब सिस्टम चलता रहता है। फिर जब हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यही जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, इसी को क्या कर दिया गया, संघ लोक सेवा आयोग नाम दे दिया गया। और संविधान के अनुच्छेद 315 में इसको स्थान दिया गया। इस प्रकार ये एक संवैधानिक आयोग बना, स्वायत्त और एक स्वतंत्र निकाय के रूप में इसका संविधान में जगह दी गई है। अब देखो, इसके बाद देखते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में क्या बोला गया है। संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान। तो देखो, संवैधानिक प्रावधान में संविधान का भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक, 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब इन्हीं एक एक अनुच्छेद को हम देखते हैं तो सारे संवैधानिक प्रावधान समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 315। अब इसमें भी सब क्लॉज है। अनुच्छेद 315 1 है, 2 है, 3 है, सब क्लॉज है। अब सब क्लॉज याद रखने से कोई मतलब नहीं, बस आपको इतना याद रखना है कि 315 में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। तो देखो, तो अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठन की बात की गई। मतलब दोनों ही 315 में संघ, केंद्र स्तर पर एक संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो अब देखो, पहली बात तो ये बोली गई 315 में, 315 सब आर्टिकल 1 में बोली गई है। साथ ही साथ इसी अनुच्छेद में संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग या संयुक्त राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखो, ये क्या होता है संयुक्त लोक सेवा आयोग। दरअसल ऐसी व्यवस्था दी गई है कि यदि 2 राज्य चाहे तो दोनों को मिला के एक, दोनों राज्य आपस में सहमति से एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश है और मान लो छत्तीसगढ़ है, दोनों चाह रहे हैं कि हम अपना एक कॉमन
लोक सेवा आयोग बना ले। तो ये कॉमन लोक सेवा आयोग बना सकते हैं, लेकिन ये बनाने के अधिकार संसद को दिया गया है। बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये दोनों राज्य एक कॉमन प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजेंगे और संसद फिर इस संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग दरअसल एक संसदीय निकाय के रूप में आप उसको देखोगे, सारी शक्तियां प्रावधान सब संसद उसके बारे में बताएगी, ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 315 में इतनी बातों का उल्लेख किया गया है। एक बात और है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। मान लो कोई राज्य चाह रहा है कि वो राज्य चाह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग उसको किसी मामले में मदद करे, तो वो मदद किसके थ्रू मांगेगा? राज्यपाल के थ्रू। राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी बात को लेकर अनुरोध कर सकता है, ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 315 में ये बात की गई है, यूपीएससी के संदर्भ में, स्टेट पीसीएस के संदर्भ में और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। फिर है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, उनकी पदमुक्ति, उनके त्यागपत्र, इतनी सारी बातों का उल्लेख करता है अनुच्छेद 316। तो देखते हैं अनुच्छेद 316 में क्या क्या बात की गई है। पहली बात, जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, इनके सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। और देखो ये राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन जहां राज्य लोक सेवा आ जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल का अधिकार है, उसमें राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास। लेकिन यदि ज्वाइंट पीएससी की बात करें तो ज्वाइंट पीएससी के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, ठीक है ना। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग और ज्वाइंट पीएससी दोनों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के हाथ किसके हाथ में है? राज्यपाल के हाथ में है, ठीक है ना। दूसरी बात है, अब ये तो नियुक्ति बता दी कि नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। फिर इसमें एक बात और लिखी है कि योग्यता, योग्यता, योग्यता क्या होगी? तो देखो संविधान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। बस योग्यता वाले कॉलम में क्या लिखा गया है कि आधे आयोग के आधे सदस्य, आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष, कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। आधे सदस्य मतलब जैसे अभी अभी सदस्य नहीं बताया कितने, मान लो जैसे 10 सदस्य हैं लोक सेवा आयोग में, तो ये क्या कह रहा है कि कम से कम 5 सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनको भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष सेवा करने का अनुभव है। बाकी 5 सदस्य तो कोई भी हो सकते हैं, उनके संदर्भ में कोई योग्यता, तो देखो योग्यता के संदर्भ में तो कोई खास चीजों का उल्लेख किया गया नहीं है संविधान में, सीधे बोल दिया गया है कि इनको 10 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए आधे सदस्यों का। फिर 316 सब क्लॉज फर्स्ट और उसका सब क्लॉज ए है, ये इस रूप में, दरअसल इसको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, इसलिए इसको कैपिटल ए में लिख रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में, राष्ट्रपति
दो परिस्थिति में यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है, कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है। मतलब अनुच्छेद 316 फर्स्ट ए में क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति, लेकिन वो भी दो परिस्थितियों में। पहली परिस्थिति क्या है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, पहली कंडीशन, यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, कार्यवाहक अध्यक्ष। और दूसरा, जब अध्यक्ष अपना काम ना कर पा रहा हो, मतलब बाहर गया है, एब्सेंट है, या अन्य किसी कारण से वो अध्यक्ष के रूप में काम कर नहीं कर पा रहा हो, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। और जब परमानेंट अध्यक्ष आ जाएगा तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष फिर से सदस्य के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है ना, मतलब ये कार्यवाहक अध्यक्ष ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सदस्य अध्यक्ष बन गया, नया अध्यक्ष आएगा, ये वापस अपनी सदस्य के रूप में काम करने लगेगा। ठीक है ना, तो ये 316 फर्स्ट ए में इतनी बात की गई है। फिर देखो 316 में और आगे क्या लिखा है, आर्टिकल 316 सब क्लॉज 2, इसमें क्या लिखा है कि कार्यकाल के संदर्भ में देखो क्या बोला गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए उतना होगा। 6 वर्ष 65 वर्ष जो पहले पूरा हो जाए वो होगा। यहीं पे राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी का भी कार्यकाल दिया गया है, इनका कार्यकाल लेकिन 6 वर्ष और 62 वर्ष है, 62 वर्ष है। और यहीं पर ज्वाइंट पीएससी का भी इनने कार्यकाल दिया है, वो भी 6 और 62 वर्ष है, 6 और 62 वर्ष है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 316 2 में क्या दिया गया है, कार्यकाल दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष, राज्य लोक सेवा आयोग का 6 वर्ष 62 वर्ष, और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का भी 6 वर्ष और 62 वर्ष ही है। फिर है 316 2A, 316 2A, इसमें क्या उल्लेख किया गया है, इसमें उल्लेख है त्यागपत्र का, त्यागपत्र। और यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और यदि स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी के सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। और ज्वाइंट पीएससी है, इसके ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है ना, तीनों एक साथ याद रख लेना कि भले देखो इसमें अनुच्छेद याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कि 316 में क्या क्या उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष को नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उनका कार्यकाल भी 316 में बताया गया है, त्यागपत्र भी बताया गया 316 में कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, और जो ज्वाइंट पीएससी है, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्य और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। ठीक है ना, इतनी बात लिखी गई है। फिर 316 2B, 316 2B, इसमें क्या लिखा गया है कि कार्यकाल समाप्त होने के पहले, कार्यकाल समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटा सकते हैं। समझ रहे ना, मतलब
6 वर्ष 65 वर्ष या 6 वर्ष 62 वर्ष होने से पूर्व यदि उनको पद से हटाना है तो कौन को दिया गया है अधिकार? यह अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति भी संविधान में वर्णित प्रक्रिया के आधार पर ही इनको पद से हटा सकते हैं, ठीक है ना। 316 में इतनी बातें उल्लेख की। तो देखो 315 हो गया, 316 हो गया। अब देखते हैं 317 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 317 और 317 बताता है इनकी पद मुक्ति, पद से कैसे हटाएंगे। 317 क्या बताता है? इनकी पद मुक्ति। और पद मुक्ति में क्या बताया गया है कि इनको पद से भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियां बताई गई हैं कि निम्न परिस्थितियां होंगी तो राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा सकता है। पहला, दिवालिया घोषित हो जाए वो, मतलब आयोग का अध्यक्ष या सदस्य स्वयं को दिवालिया घोषित कर दे। दूसरा क्या है? बाहर किसी लाभकारी पद पर नियोजित हो जाए, लाभकारी पद पर नियोजित, मतलब अध्यक्ष भी है और सदस्य भी है और बाहर किसी लाभ के पद पर काम करने लगे तो भी राष्ट्रपति उसको पद से हटा सकता है। और मानसिक रोग, मानसिक एवं शारीरिक असक्षमता, शारीरिक असक्षमता, इन 3 आधारों पर बताया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात और बोली गई है। क्या बोला गया है? साबित कदाचार, साबित कदाचार एवं दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, साबित कदाचार एवं दुर्व्यवहार के आधार पर भी राष्ट्रपति इनके सदस्य और अध्यक्षों को पद से हटा सकता है, ठीक है ना। अब लेकिन देखो, राष्ट्रपति को ये आधार तो दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रपति इनको पद से हटाने से पूर्व, राष्ट्रपति पद से हटाने से पूर्व जांच के लिए उच्चतम न्यायालय भेजेगा, उच्चतम न्यायालय भेजेगा। राष्ट्रपति इनको पद से हटाने से पूर्व मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य, मतलब सुप्रीम कोर्ट की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। और देखो ये सभी के लिए है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य हो या संयुक्त लोक सेवा आयोग का सदस्य हो, सबको पद से हटाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास दी गई है। ये कुछ आधार बताए गए हैं। राष्ट्रपति इनको पद से हटाने से पूर्व मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट जांच करके बताएगा और बोलेगा कि हाँ ठीक है पद से हटा दो, तो पद से हटा देगा। राष्ट्रपति के लिए सलाह सुप्रीम कोर्ट की मानना बाध्यकारी होगी, ठीक है ना। तो ये 317 में पद मुक्ति की बात की गई है। तो देखो पद मुक्ति के संदर्भ में सीधी सी बात क्या याद रखना है कि यूपीएससी का सदस्य और अध्यक्ष, इसको पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। और यही स्टेट पीएससी के संदर्भ में है और यही जॉइंट पीएससी के संदर्भ में भी है। तीनों के लिए एक ही नियम है। लेकिन इसमें एक चीज और याद रखना कि जब राष्ट्रपति ने मान लो पद से हटाना चाह रहा है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है, इस दौरान राष्ट्रपति इन अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित रख सकता है, निलंबित रख सकता है। सस्पेंड, पदमुक्ति नहीं किया है लेकिन सस्पेंड कर सकता है। इसी टाइप से यदि स्टेट पीसीएस में मान लो ऐसा मामला हो, स्टेट पीएससी का मामला हो, तो वहां पर राज्यपाल इनको निलंबित करने का अधिकार रखता है। राज्यपाल निलंबित, पद से नहीं हटाएगा लेकिन सस्पेंड, सस्पेंड और पद से हटाना में अलग है। पद से हटाने में तो परमानेंट रिमूवल हो गया, यहां तो निलंबित रखा है कि सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी और मान लो जांच के बाद बोल दिया कि नहीं नहीं अपने पद पर बने रहेंगे, तो राष्ट्रपति इनको पद पर बनाए रखेगा और वापस फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन राज्यपाल तब तक स्टेट पीसीएस के सदस्यों और अध्यक्षों को पद से सस्पेंड रख सकता है, ठीक है ना। तो ये सस्पेंशन का अधिकार 317 में दिया गया है। फिर है अनुच्छेद 318।
318। 318 में क्या बताया गया है कि आयोग के सदस्य एवं कर्मचारी की संख्या व उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण। सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। भारत का राष्ट्रपति करेगा। और एक बार नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। एक बार नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो, इसी शक्ति का उपयोग करते राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग नियम 1969 पारित किया। और इसी के तहत बोला गया कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे संघ लोक सेवा आयोग में। ऐसा बोला गया है कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे संघ लोक सेवा आयोग में। ठीक है ना। तो ये नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी थी और राष्ट्रपति ने शक्ति का उपयोग करते नियम बना दिया। ठीक है ना। तो ये 318 में इतना उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं 319 अनुच्छेद 319 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 319 देखो, 319 में यह कहा गया है सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद मतलब इनका रिटायरमेंट होगा। तो देखो, जो यूपीएससी है, यूपीएससी का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार और राज्य सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन नियोजित नहीं हो सकता। नियोजित नहीं हो सकता। समझ रहे ना। यूपीएससी का चेयरमैन जब रिटायर होगा, वो कहीं नियुक्त नहीं होगा, ना तो केंद्र में नियुक्त हो सकता, ना राज्य में, वो परमानेंट घर ही बैठेगा। लेकिन यूपीएससी के सदस्य के संदर्भ में कुछ और बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, इनके रिटायरमेंट के बाद 2 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प दिया गया है कि ये यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकते हैं। और दूसरा विकल्प दिया गया है कि ये किसी राज्य लोक सेवा आयोग के, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये देखो, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में रिटायरमेंट के बाद उनकी नियुक्ति के संदर्भ में कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना, अध्यक्ष और सदस्य दोनों पुनः नियुक्त नहीं होंगे, पुनः नियुक्त नहीं होंगे। मतलब समझ रहे हैं ना। लोक सेवा आयोग का सदस्य, एक कार्यकाल हो गया मान लो उसका 6 वर्ष का, अब वो लोक सेवा आयोग का सदस्य के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं कर सकता। या तो वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा, चलेगा, लेकिन सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल रिपीट नहीं करेगा। बाकी अध्यक्ष तो रिपीट कर ही नहीं सकता है। तो ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों के संदर्भ में बात की गई है। और देखो, यही बात स्टेट पीसीएस के संदर्भ में भी की गई है। जो स्टेट पीएससी हैं, स्टेट राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में बोला गया है कि इनका जो अध्यक्ष है, यह संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्त हो सकता है, लेकिन वापस राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्त नहीं होगा। अभी जब एमपीपीएससी पढ़ेंगे तब इस पे और चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो, 319 में ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद प्रावधान किए गए हैं। फिर है अनुच्छेद 320, और अनुच्छेद 320 उनके यूपीएससी के कार्य बता रहा है। यूपीएससी के कार्य, अनुच्छेद 320 यूपीएससी के कार्य व शक्तियों को बताता है। तो देखो, इनके कार्यों को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं इनको सामान्य कार्य, सामान्य
कार्य, और दूसरे हैं सलाहकारी कार्य। सलाहकारी कार्य सामान्य कार्यों में क्या है कि ये जो यूपीएससी है ये केंद्रीय सेवाओं का भर्ती अभिकरण है। केंद्रीय सेवाओं का भर्ती अभिकरण, भर्ती अभिकरण है, ठीक है ना। प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन करता है केंद्रीय सेवाओं के लिए, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए, तो ये केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, ठीक है ना। दूसरा बोल सकते हैं सिविल सेवकों के लिए भर्ती का काम करता है। सिविल सेवकों की भर्ती, सिविल सेवकों की भर्ती, अखिल भारतीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाएं, इनके लिए भर्ती का कार्य करता है, ठीक है ना। चौथा इसका कार्य बता सकते हैं आयोग परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण करता है, प्रक्रिया का निर्धारण करता है। और पांचवा इसका कार्य बता सकते हैं कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से एक संयुक्त भर्ती का आयोजन कर सकता है। संयुक्त भर्ती, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के कहने पर, उनके आग्रह पर यह एक संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन कर सकता है। तो देखो ये इसके सब सामान्य कार्य हैं, लेकिन इसके कुछ सलाहकारी कार्य भी बताए गए हैं। सलाहकारी कार्य क्या क्या हैं? इसके सलाहकारी कार्य हैं कि ये निम्नलिखित मुद्दों पर सरकार को सलाह देता है। क्या सलाह देता है? सिविल सेवा और सिविल पदों, सिविल सेवा व पदों के लिए भर्ती संबंधित विषय, सिविल सेवा व पदों के लिए भर्ती संबंधित विषय पर यह सरकार को सलाह देता है। दूसरा, पदोन्नति एवं स्थानांतरण, पदोन्नति एवं स्थानांतरण में किन सिद्धांतों का पालन किया जाना है, इसके लिए संबंध में भी केंद्र सरकार को सलाह देगा। तीसरा, अनुशासनिक मामलों, अनुशासनिक मामलों मतलब जो केंद्र सरकार और अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी हैं उनके अनुशासनिक मामलों में भी सरकार को सलाह देता है, निंदा और वेतन वृद्धि, इन सब के मामलों में भी, ठीक है ना। चौथा इसका जो सलाहकारी कार्य है शासकीय सेवा में रहते हुए, शासकीय सेवा में रहते हुए घायल हो जाने पर, घायल हो जाने पर पेंशन देने के मामले में, पेंशन देने के मामले में सरकार को परामर्श देता है, ठीक है ना। तो देखो ये इतने इसके सलाहकारी कार्य हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 320 में आयोग के सलाहकारी कार्यों का उल्लेख किया गया है। फिर देखते हैं अनुच्छेद 320 हो गया, 321 क्या कहता है? अनुच्छेद 321, 321 क्या है? आयोग के, जो यूपीएससी है, आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की क्षमता, विस्तारित करने की शक्ति, आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसको दी गई है? संसद को। ये याद रखोगे, आयोग के कार्य मतलब संसद चाहे तो आयोग के कार्यों को कुछ बढ़ा सकती है, घटा सकती, कुछ भी कर सकती है। किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। फिर है 322, 322 में लिखा गया है कि यूपीएससी के व्यय जिसमें उनके कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कर्मचारी के वेतन भत्ते, ये सब क्या है? भारत की संचित निधि पर भारित होंगे,
संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है ना, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। और फिर है अंतिम 323, अनुच्छेद 323। इस अनुच्छेद 323 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग अपने कर्तव्यों के संदर्भ में एक वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा। वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपके संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है।